हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 4 का पार्ट 4 देखेंगे। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट्स में बहुत कुछ डिस्कस किया है। हमने फॉरेस्ट क्या है उसके बारे में देखा, हमने जो इंडिया में फॉरेस्ट है उनके बारे में देखा, हमने कैसे देखा कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा था टिम्बर के लिए, ठीक है, और टिम्बर जो यहाँ से एक्सपोर्ट करके इंग्लैंड ले जाया जा रहा था। उसके बाद जो है हमने देखा कि रिबिलियन था, विद्रोह हुआ फॉरेस्ट को लेके। वो बस्तर में कैसे कौन सा विद्रोह हुआ, ये सारी चीजों के बारे में हमने देखा। अब जो है हमको देखना है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। तो इंडिया के जो फॉरेस्ट है उसके बारे में हमने देख लिया। अब एल्सवेयर सेम टाइम में दूसरी जगह में इंडोनेशिया इंडोनेशिया जावा इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में क्या बदलाव आ रहे थे फॉरेस्ट को लेके, वहां पे भी यही सब चीजें चल रही थी, तो इसके बारे में हमको देखना है। तो स्टार्ट करेंगे। जावा इज नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग island in Indonesia, but once upon a time it was covered mostly with trees। तो जावा जो है, अभी आप अगर देखेंगे तो जावा जो है एक फेमस राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया जो है इंडिया के इंडिया के राइट साइड में जो है पार्ट में है, आप मैप में देख सकते हैं। इंडोनेशिया एक छोटा सा आइलैंड वाला कंट्री है, बट पहले क्या था, ये पूरा फॉरेस्ट से भरा हुआ था, कवर्ड था। द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वेयर द डच एंड as we will see, there were many similarities in the law for forest control in Indonesia and इंडिया। तो जैसे कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कॉलोनी बनाई थी, वैसे ही इंडोनेशिया में कौन सी कॉलोनीज बनी थी? डच ने कॉलोनीज बनाई थी। इंडिया में भी डच आए थे, डच कुछ पार्ट्स में थे इंडिया में, तो वैसे ही इंडोनेशिया में मेजोरिटी में डच जो है वहां पे उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। उन्होंने जो लॉज बनाए थे फॉरेस्ट को लेके वो काफी हद तक सिमिलर थे इंडिया और इंडोनेशिया में। तो जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट लाइक द ब्रिटिश, दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड शिप्स। तो जैसे कि इंडिया में चल रहा था वैसे ही डच ने जो है वहां पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई। जैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ इंडिया में बनाया, वैसे ही डच ने कहा जावा इंडोनेशिया में बनाया। तो सेम वहां पे भी इंटेंशन था, इनका मोटो वही था, उद्देश्य वही था, टिम्बर। और टिम्बर किसके लिए यूज हो रहा था? मोस्टली शिप्स बनाने के लिए। इन 1600 द पॉपुलेशन ऑफ जावा was an estimated 3.4 million. There were many villages in the fertile plains, but there were also many communities living in the mountains and practicing shifting cultivation। तो यहाँ पे उस समय 1600 की यहाँ बात हो रही है। 1600 के समय में जो पॉपुलेशन था जावा का वो क्या था? 3.4 मिलियन था। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे उस समय भी विलेजेस थे और ऐसे भी लोग थे, ऐसी कम्युनिटीज थी जो माउंटेन्स में रह रहे थे और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी भी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हमको देखना है वुड कटर्स ऑफ जावा, जो लकड़ी काटने वाले, जो पेड़ काटने वाले जो जावा के जो लोग थे, वो उनका क्या महत्व था। इतना महत्व था कि अगर कोई किंगडम सेपरेट हो रहा है तो वहां पे जो ये वुड कटर्स है उनको भी बराबर भागों में बांटा जाता था, अगर कोई किंगडम डिवाइड हो रहा है तो आगे देखेंगे। द कलंग्स ऑफ जावा वेयर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो वैसे ही एक कम्युनिटी थी जिनका क्या नाम है? कलंग। ठीक है, कलंग जो है एक कम्युनिटी थी जो कि बहुत ही माहिर थे फॉरेस्ट को काटने के लिए, और ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। दे वे सो वैल्यूएबल दैट in 755 when the Mataram kingdom of Java split, the 6000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी इतनी वैल्यू थी कि जब 1755 में मतराम किंगडम जो था जावा में, जिनका राज्य था जावा में, वो अलग हुआ, वो स्प्लिट हुआ, दो भागों में बांटा, तो 6000 जो कलंग फैमिलीज हैं उनको इक्वली डिवाइड किया गया दोनों किंगडम के बीच में। विदाउट देयर एक्सपर्टाइज it would have been difficult to harvest टीक एंड फॉर द किंग्स टू बिल्ड देयर पैलेसेस। और उनके बिना जो है ये बहुत ही मुश्किल हुआ करता था कि जो टीक के जो पेड़ है, टीक एक पेड़ की प्रजाति है, तो टीक के जो पेड़ है उनको काटा जाए। हार्वेस्ट, यहाँ पे हार्वेस्ट का मतलब काटना है, ठीक है, तो काटा जाए। और जिस उस समय जो लकड़ी का बहुत काम होता था पैलेसेस बनाने में, तो वो पैलेसेस बनाने के लिए इन कलंग फैमिलीज की बहुत जरूरत रहती थी, इन कलंग कम्युनिटीज की बहुत जरूरत रहती थी। When the Dutch began to gain control
control over the forest. In 18th century, they tried to make the Kalangs work under them. In 1770, the Kalang resisted by attacking a Dutch fort at Joanna, बट द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। तो जब डच आ गए यहाँ पे 18 सेंचुरी में, जब जावा में डच आ गए, इंडोनेशिया में डच आ गए, तब ये हुआ कि वो लोग जो कलंग जो है वो चाहते थे, वो डच जो है वो चाहते थे कि कलंग सब उनके लिए काम करे। तो 1770 में जो कलंग्स हैं वो उन्होंने रेसिस्ट किया कि भाई उन्होंने विरोध किया कि वो डच के साथ नहीं काम कर सकते। तो एक बगावत करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो बगावत है उसको सप्रेस कर दिया गया। सप्रेस करना मतलब उसको खारिज कर दिया गया, उसको बिल्कुल मतलब रोक दिया गया कलंक को कि भाई अब आपको काम करना ही है। उनका जो ये विद्रोह था वो बेकार हो गया। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, एक ट्रेन है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है टीक आउट ऑफ फॉरेस्ट। लेट कॉलोनियल पीरियड की एक पिक्चर है। तो यहाँ पे जो वुड्स के लॉक्स है वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, तो जैसे कि इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्ट हुई थी, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की। देहरादून में कॉलेज भी बनवाया था उसके लिए, स्कूल, फॉरेस्ट्री का स्कूल। तो वैसे ही डच ने क्या किया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, उसको हमको देखना है 4.2। इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, एक सेंचुरी बीत गई, ठीक है, 18th सेंचुरी की बात हो गई, अब 19th सेंचुरी आ गया। When it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest law in Java, restricting villagers access to forest। तो यहाँ पे भी वही हुआ, जब 19th सेंचुरी आ गया तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया कि टेरिटरीज को वो अपने कंट्रोल में रखे। तो इसलिए जो है डच ने फॉरेस्ट इंटैक्ट फॉरेस्ट लॉ, मतलब उन्होंने फॉरेस्ट के लिए कुछ लॉस इजाद किए और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो विलेजर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, फॉरेस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते, वहां पे नहीं जा सकते, वहां की चीजें वो नहीं यूज कर सकते, फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस है उसको अपने लिए यूज नहीं कर सकते, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहां पे नहीं कर सकते। नाउ वुड could only be cut for specified purpose like making river boats or constructing houses, and only from specific forest under close supervision. Villagers were punished for grazing cattle in the young stands, transporting wood without permit, and traveling on forest roads with horse carts or cattle। तो अब जो नए रूल्स बन गए उसमें ये था कि अगर किसी को वुड चाहिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस ही होना चाहिए, जैसे कि अगर उनको रिवर्स के लिए बोट्स बनाने हैं या तो घर बनाने हैं, इन्हीं रीजंस के लिए, या तो कोई अच्छा रीजन होना चाहिए तभी उनको पेड़ काटने के लिए मिलेगा, वो भी अंडर क्लोज सुपरविजन, मतलब इतना ही पेड़ काटना है, इस तरीके की बात। और विलेजर्स जो है अगर वो कुछ और काम के लिए जो फॉरेस्ट में उसमें एंट्री कर लेते थे तो उनको सजा देती थी। जैसे कि अगर वो कैटल्स को ग्रेज कराने के लिए, मतलब वहां पे चराने के लिए अगर लेके जाते हैं, तो जो यंग स्टैंड्स मतलब जो पेड़ के छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको यंग स्टैंड्स कहा जाता है। जैसे जो बड़े होते हैं तो पेड़ बन जाता है, लेकिन जब छोटा है तो पौधा है, तो पौधे को अगर ग्रेस कराने के लिए लग गया, अगर कैटल ने कोई पौधा खा लिया तो उनको पनिशमेंट मिलती थी। कोई वुड्स उन्होंने ले गए विदाउट परमिशन के, तो या तो फिर वो फॉरेस्ट में चले गए हॉर्स कार्ट या कैटल के साथ, तो उनको सजा मिलती थी। As in India, the need to manage forests for shipbuilding and railway led to introduction of forest surveys in 1822। जैसे कि इंडिया में फॉरेस्ट सर्विस का गठन हुआ, वैसे ही यहाँ पे भी फॉरेस्ट सर्विस का गठन हुआ। In 1882, 2,80,000 स्लीपर्स वेर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन। तो जावा से ही इतने सारे स्लीपर्स जो हैं एक्सपोर्ट किए गए, मतलब बाहर भेजे गए। However, all this required labor to cut the trees, transport the logs and prepare the slipper. The Dutch first imposed rents on land being cultivated in the forest and then exempted some villagers from these rents if they work collectively to provide free laborers and buffaloes for cutting and transporting the timber. This was known as Balongdong डिस्टेंट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या किया, उनको लेबर चाहिए थे, है ना, इतना पेड़ काटना है तो उनको लेबर चाहिए था, ट्रांसपोर्ट करना है, भाई लकड़ी तो कट गई लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करने के बाद उससे स्लीपर्स भी बनाने हैं रेलवेज के लिए। ठीक है, स्लीपर्स जो है उनको काट के एक शेप दे के बनाया जाता था जो रेलवेज में काम आता था। ठीक, तो स्लीपर्स भी बनाने हैं, तो इसलिए डच ने पहले क्या किया, रेंट्स, ठीक है, उन्होंने पहले रेंट्स इंपोज किया जो लैंड कल्टीवेट हो रहा है फॉरेस्ट में उसके लिए, मतलब वो किराया लेने लग गए। ठीक, देन उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, कुछ विलेजेस है उनको मनाही कर दी कि आप जो है रेंट में फॉरेस्ट को नहीं ले सकते, और वहां पे है ना आपको फ्री लेबर देना पड़ेगा, आपको बफेलोस प्रोवाइड करने पड़ेंगे कटिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इसी लॉ को क्या कहा जाता है, बलंगडोंग
the instant system. So later, instead of rent assumption, forest villagers were given small wages, but their right to cultivate forest land was restricted. तो कुछ समय बाद जो है फॉरेस्ट विलेजर्स को कुछ पैसे दे देते थे, वो वेज दे देते थे, लेकिन उनको कोई भी हक नहीं था कि वो वहां की जो फॉरेस्ट लैंड है उसको कल्टीवेट कर सके। उसके बाद हमको देखना है 4.3 सैमिन्स चैलेंज। ठीक है, सैमिन्स चैलेंज हमको देखना है। सैमिन्स एक व्यक्ति का नाम है, उन्होंने क्या चुनौती दी उसको हमको देखना है। अराउंड 1890 सुरोंतिको सैमिन ऑफ रंदू ब्लातुंग विलेज। ठीक है, ये रंदू ब्लातुंग विलेज एक जगह का नाम है और ये एक व्यक्ति का नाम है सुरोंतिको सैमिन। ठीक है, सैमिन तो एक टीक फॉरेस्ट विलेज है। बिगेन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। तो इन्होंने क्वेश्चन करना चालू कर दिया कि स्टेट जो है, स्टेट मतलब जो डच जो है उनका ओनरशिप कैसे आ गया फॉरेस्ट में। तो उन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया है ना, उन्होंने क्या तर्क दिया कि स्टेट हैज नॉट क्रिएटेड द विंड वाटर अर्थ एंड वुड सो इट कुड नॉट ओन इट, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो स्टेट है उन्होंने विंड वाटर अर्थ ये सब नहीं बनाया, तो भाई वो उनके अधीन कैसे हो गया, वो उनका अधिकार कैसे हो गया फॉरेस्ट में। Soon a widespread movement developed amongst those who helped organize it were Salmon's son-in-law. By 1907, 3,000 families were following his idea. Some of the Salmonists protested by lying down on their ground when the Dutch came to survey it, while others refused to pay taxes or fine or perform labor. तो जो ये सैमन्स का जो आइडिया था कि भाई उन्होंने ये सब चीजों को क्रिएट नहीं किया, विंड वाटर अर्थ को क्रिएट नहीं किया, तो उनके अधीन कैसे हो गया फॉरेस्ट, ये धीरे धीरे फैलने लग गया। और 1907 के आते आते 3,000 फैमिलीज जो है वो सैमन के जो है आइडियाज को फॉलो करने लग गए। और फिर धीरे धीरे देखते देखते लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। कुछ लोग जो है वो वहाँ पे लेट जाते थे जब डच सर्वे करने आते थे, और कुछ जो है रिफ्यूज करने लग गए, मतलब मना कर दिया उन्होंने टैक्स पे करने के लिए, फाइन पे करने के लिए या फिर लेबर परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैप दिया गया हुआ है। ठीक है, ये सुमात्रा है, ये डच ईस्ट इंडीज है, ठीक, ये साउथ चाइना सी है, ये मलेशिया का स्टेट है। ठीक है, ये कोलालमपुर मलेशिया का है, और ये जो है पार्ट है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का पार्ट। तो यहाँ जितने भी जो कंट्रीज है वो आइलैंड कंट्रीज है। ओके, so most of the Indonesia's forests are located in the island like Sumatra, Kalimantan and West Irian. However, Java is where the Dutch began their scientific forestry. The island, which is now famous for rice production, was only richly covered with teak fir. ये चीजें हम पहले देख चुके हैं कि जावा ही वो जगह है जहाँ पे डच ने अपनी जाके वहां पे वो बस गए। ठीक है, यूरोपियन पॉपुलेशन इन 1930 2 लाख लेस देन 1%, चाइनीज ये सब दिया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद हमको देखना है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। तो वॉर के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने देखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लकड़ी के जो गट्ठे टिम्बर रखा हुआ है। तो इंडियन म्यूटिनेशन बोर्ड, ठीक है, म्यूटिनेशन बोर्ड मतलब जो आर्मी में जो वेपन से रिलेटेड जो कामकाज है उसको म्यूनिटेशन बोलते हैं। ठीक है, वॉर टिम्बर स्लीपर्स फायर्ड ऑन सोले पगोदा रेडी फॉर शिपमेंट 1917, ये पिक्चर है। तो एलिस वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर if they had not been able to exploit the resources and people of their colonies. Both the world war has a devastating effect on forest of India, Indonesia and elsewhere. Forest department called freely to satisfy the war needs. So war जो एलिस जो है, ठीक है, एलिस मतलब जो ब्रिटिशर्स को ही मानिए, जो वर्ल्ड वॉर में जो रिलेटेड थे। ठीक है, हमने इसके बारे में पहले देख चुके हैं। तो वो सक्सेसफुल नहीं होते, जीता था एलिस ने, है ना। ये हम फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है इससे पहले के जो 3 चैप्टर्स है उसमें हमने देखा था। तो जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसपे वो नहीं जीते रहते अगर वो एक्सप्लॉइट नहीं करते। एक्सप्लॉइट मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनका शोषण नहीं करते और यहाँ के जो रिसोर्सेस है उनका शोषण नहीं करते। दोनों जो वॉर्स है उनका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था इंडिया, इंडोनेशिया और जितनी भी जगह उन्होंने कॉलोनीज बना के रखी थी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एकदम फ्रीली उन्होंने कट किया, जो भी वॉर में नीड्स थी उसके लिए उन्होंने जंगल बहुत बुरी तरीके से काटे, जो भी लोग मिलते थे उनको वॉर में लड़ाई लड़ने के लिए भेज देते थे। तो बहुत सारे इफेक्ट्स जो है हमने क्लास 8 में भी देखा है इसके बारे में, और हमने 9th के भी चैप्टर्स में देखा है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज अ मेजर
impact on forest. In India, working plants were abandoned at this time, and the forest department cut trees freely to meet the British war needs. So फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही बुरा इम्पैक्ट रहा यहाँ के फॉरेस्ट में। तो इंडिया में भी वर्किंग प्लान्स जो चल रहे थे पहले से, ठीक है, उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो फ्रीली कट करती थी, जो क्योंकि ब्रिटिशर्स को वॉर में लकड़ियों की जरूरत थी, वो जो टिम्बर है उसकी जरूरत थी। आई डोंट नो वाई बार बार ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, हमेशा नहीं आता है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इन जावा जस्ट बिफोर जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन, द डच फॉलोड अ स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, डिस्ट्रॉइंग sawmills and burning huge piles of gained tea logs so they could not fall in Japanese hands। तो यहाँ पे देखिए, जब जावा में, ठीक है, जापानीज ने जब ये जो रीजन है उसको ऑक्यूपाई करना चालू कर दिया, मतलब जापानीज यहाँ पे आके कब्जा करना चालू कर दिया, तो डच ने क्या किया, एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो की। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी ये होता है कि जब कोई बाहर से वहां पे उस जगह पे कब्जा करने आता है तो वहां का जो जितना भी धन संपत्ति उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब धन संपत्ति मतलब ये भी सारे रिसोर्सेस ही हैं, तो यहाँ के रिसोर्सेस को डिस्ट्रॉय कर, जैसे कोई सॉमिल्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जितने भी टी लॉग्स थे, टीक के लॉग्स थे, उनको भी उन्होंने जला दिया, ठीक है, ताकि वो जापानीज के हाथ में नहीं आए। तो उस समय आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस रहा होगा लकड़ी जो टिम्बर है उसका। ठीक, द जापानीज देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट recklessly for their own war industries, forcing forest villagers to cut down trees. Many villagers use this opportunity to expand cultivation in forest। तो जब जापानीज ने यहाँ पे कब्जा किया तो उन्होंने इस फॉरेस्ट को बहुत हद तक एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने बिना मतलब सोचे समझे धड़ाधड़, जो रेकलेसली मतलब धड़ाधड़, मतलब एकदम तेजी से जो है वॉर को, अपनी लकड़ियां कटवाई अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, और विलेजर्स को फोर्स किया कि आप पेड़ काटिए। तो मैंने विलेजर्स, बहुत सारे विलेजर्स को उस समय लगा कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि हम अपने कल्टीवेशन के लिए, अब जो फॉरेस्ट तो कट रहे हैं तो जगह खाली हो रही, उसको अपना राइस कल्टीवेशन के लिए हम यूज करें। तो आफ्टर वॉर इट वाज डिफिकल्ट फॉर इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू get this land back, as in India people's need for agricultural land has brought them into conflict with the forest department desire to control the land and excluded people from it। तो अब जब वॉर खत्म हुआ तो जो इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस है उसके लिए बहुत मुश्किल हुआ कि जिन्होंने जो विलेजर्स ने जमीन को हथिया लिया था, वहां उन्होंने राइस कल्टीवेशन चालू कर दिया था, क्योंकि वॉर तो काफी सालों तक चला था, तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और इंडिया में भी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको वापस लेने के लिए बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो न्यू फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट्री, तो अब नई डेवलपमेंट्स क्या हुआ फॉरेस्ट्री में उसको हमको देखना है। सिंस 1980s, अब हम 1980s में पहुंच चुके हैं, तो 1980s गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैव बिगन टू see that scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflicts। तो 1980s में जो गवर्नमेंट थी एशिया अफ्रीका, जहाँ पे भी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये देखा कि ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वाला जो कॉन्सेप्ट है, और ये चीज कि हम जो जंगल से रिलेटेड लोग हैं, जो जंगल से रिलेटेड कम्युनिटीज हैं, जो हमेशा से जंगल में जाते रही है, उनके साथ मतभेद करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कम्युनिटीज को फॉरेस्ट के बाहर से बाहर रखना बिल्कुल सही नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम एन मोर इम्पोर्टेंट गोल। तो इसलिए जो है अब जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी था rather than collecting timbers। So the government has organized that in order to meet this goal, people who live near forest must be involved। तो इसके लिए अगर हमको फॉरेस्ट को संरक्षित रखना है तो जो लोग फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनको यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। In many cases across India, from Mizoram to Kerala, dense forests have survived only because villagers protected them in scared groves like Sarnas, Devakudu, कान, राय एक्सेट्रा। तो भाई जहां पे भी इंडिया में पूरा, अगर हम मिजोरम से केरला चले जाएंगे तो ये फॉरेस्ट को हमेशा से विलेजर्स जो हैं प्रोटेक्ट करते आए हैं, और कुछ जो विलेजर्स हैं वो हमेशा पेट्रोलिंग करते रहे हैं इस फॉरेस्ट की, और हमेशा ईच हाउस होल्ड, जो हर एक जो घर है ना, वो टर्न बाय टर्न जो है ये फॉरेस्ट की रक्षा करते आए हैं, है ना, रादर देन की जो फॉरेस्ट गार्ड हैं उनको, उनके बजाय जो है इंडियन के जो विलेजेस हैं वहाँ के जो लोग हैं हमेशा फॉरेस्ट की रक्षा करते आए हैं। तो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो अभी के डेट में देखेंगे तो ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका है ये बिल्कुल बदल चुका है। कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ पे टिम्बर विम्बर लकड़ी वकड़ी काटना बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहता है। आप बिल्कुल भी जंगल में जाके बिना परमिशन के कोई भी लकड़ी नहीं काट सकते हैं। फॉरेस्ट की जो रक्षा है उसके लिए अलग बाउंड्रीज, अलग अलग तरीके, हर तरीके की जो फॉरेस्ट है उनकी रक्षा के लिए अलग अलग तरीके के
रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, ये है डच कॉलोनियल रूल का, ये जावा की पिक्चर होगी, लॉग यार्ड इन रैमबैंक अंडर डच कॉलोनियल रूल। तो देखिए यहाँ पे, देखिए जब भी आप ऐसे पुराने जमाने की जो पिक्चर्स हो ना उसमें देखते हैं तो बस देख लिया ऐसे नहीं। अब आप देखिए यहाँ पे ये फॉरेस्ट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे लकड़ी के गट्ठे लगे जो उस समय जो है मोस्टली बैलगाड़ी यूज होती थी, तो ये बैल है, ठीक है, व्हील्स है ना, व्हील्स का कंसेप्ट जो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए रखा कैसे है लकड़ियों के गट्ठे को, एक मतलब यहाँ पे एक लकड़ी है, यहाँ पे एक लकड़ी है, यहाँ पे लकड़ी है, यहाँ पे लकड़ी है, इस तरीके से रखा गया कि इधर से ना गिरे, इधर से ना गिरे, ऐसे टाइप का मतलब अच्छे से अरेंज करके। देखिए इन्होंने छाते किस तरीके के पहने हैं, ड्रेस इन्होंने क्या पहना है, इनके पास 2 बच्चे भी हैं। तो उस समय में जो अगर लेडीज अगर यहाँ काम करने आई तो अपने साथ बच्चे को भी लाते थे। यहाँ पे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, ये क्या पकड़ा है उन्होंने नहीं दिख पा रहा है, कुछ ये पकड़े हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, रैंडम पिक्चर है, कुछ लोग यहाँ देख रहे हैं, कुछ लोग वहां, यहाँ ये आदमी तो कहीं और देख रहा है। तो इस तरीके से आप पूरा पिक्चर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। हिस्ट्री जो है कभी भी बोर नहीं होता है, हिस्ट्री को पता नहीं क्यों लोगों ने बोर बना के रखा है, मुझे तो कभी अच्छा मतलब अच्छा ही लगता है। वैसे तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाऊं, क्योंकि मैं स्कूल में भी पढ़ा रही थी कुछ समय, अभी मैं स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ, बट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये जो हिस्ट्री है इसके चैप्टर्स को पढ़ना, इसको एक्सप्लोर करना, इसको समझना। तो और अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टूडेंट की हेल्प तो हो ही जाएगी। तो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक बटन को भी थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए अगर आपको आगे भी हिस्ट्री ऐसा समझना है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।